हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत अभिनंदन है आज के इस नए क्लास में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग जो बातचीत करेंगे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन एसईसी पेपर के रूप में जिन बच्चों ने इसको लिया होगा तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर एसईसी पेपर जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन है उसमें जो ये आज जो महत्वपूर्ण सवाल है वो देखिएगा। वहां से सवाल बहुत ज्यादा बनेगा, वहां से ऑब्जेक्टिव भी बनेगा और इससे पहले भी हम लोग बहुत क्लास करा रखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सेकेंड सेमेस्टर के जो भी बच्चे हैं बीए बीएससी बीकॉम सब के लिए इंपॉर्टेंट है और एकदम कोशिश करेंगे आसान भाषा में आपके दिमाग में चीजों को सेट करा देने का। ठीक है, तो चलिए अस्थाई होकर आसानी से समझते चलिएगा। तो चलिए पहला टॉपिक है आपका साइलेंस एज ए मोड ऑफ कम्युनिकेशन। कभी कभी आपने सुना होगा कि हर चीज का जवाब नहीं देना चाहिए, आपने सुना तो होगा। पहले समझिए ये कि संचार आखिर होता क्या, तब हम इस चीज को आपको समझा पाएंगे। तो संचार के बारे में हम आपको पहले भी बताए थे कि संचार वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से 2 व्यक्ति 4 व्यक्ति 10 व्यक्ति 20 व्यक्ति जो आपस में बातचीत करते हैं ना, उसी को संचार बोलते हैं। जिसमें 10 20 व्यक्ति 2 व्यक्ति 4 व्यक्ति जो बात होती है वो संचार के ही माध्यम से होती है। यानी संचार को सीधा समझिए बातचीत का एक कौशल होता है ये। ठीक है, जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को रखता है लिखकर बोलकर किसी भी ढंग से, तो इसको संचार बोलते हैं। संचार के 2 प्रकार आप जानते होंगे, एक होता है लिखित संचार, एक होता है मौखिक संचार। मौखिक संचार वो होता है जिसमें कि आप देखिए चीजों को बोलकर आप लिखते हैं। यानी पहला होता है क्या, शाब्दिक और अशाब्दिक संचार। शाब्दिक संचार वो होता है जिसमें शब्दों का यूज होता है, जैसे लिखकर बोलकर जो आप चीजें बताते हैं। और अशाब्दिक संचार में क्या होता है कि उसमें शब्द का यूज नहीं होता है। ये सब संचार के टाइप्स आप पढ़े होंगे, आपको पढ़ाए भी हैं हम, तो वहां पे हम इसका डिस्कशन किए थे। लेकिन यहाँ पे जो बातचीत होने वाली है वो किस पर आधारित है, तो वो समझिए सीधा कि संचार जो है उसमें आप देखिएगा मौन जो व्यवस्था है, एक है मौन। यानी एक ये चीजें हमारे अंदर होती है कि हम लोग कभी कभी मौन हो जाते हैं किसी विषय पर। जैसे आपको मान लीजिए हम पूछे कि कल क्यों नहीं आप स्कूल आए कॉलेज आए, तो आप कभी कभी चुप हो जाते होंगे अपने क्लास में। तो ये जो मौन हो जाते हैं तो यह भी एक संचार का ही पार्ट होता है, इसको भी संचार का ही माध्यम बोला जाता है। ठीक है, तो इसको समझिएगा। जब आप किसी चीज के बारे में नहीं जाने तो आप चुप हो जाते हैं, कभी कभी होते हैं कि नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब आपको बहुत ज्यादा जानकारी ना हो तो आप कम ही बोले तो अच्छा रहेगा, यानी चुप रहे तो ज्यादा बेहतर है। इसी को बोलते हैं साइलेंस, इसी को बोलते हैं साइलेंस एज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसी को मोड ऑफ कम्युनिकेशन को ही समझेंगे आज हम लोग। तो उसको समझते हुए चलिएगा, अब एक एक चीजों को एकदम बारीक रूप से आपके दिमाग में सेट करते हैं हम। देखिए संचार जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, जो कि आप पहले भी जानते हैं, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बातचीत करता है, उसी को संचार बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप खुद किसी दोस्त से अपने दोस्त महिम से बातचीत करते हैं तो वो क्या है, संचार ही तो है, कम्युनिकेशन ही तो है। ठीक है, उसके बाद देखिए संचार का ही एक प्रकार होता है मौन संचार। ठीक है, तो संचार का ही एक हिस्सा होता है क्या, मौन संचार, जिसको साइलेंस एज ए मोड ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं। यानी मौन संचार क्या होता है, अब समझिए कि मान लीजिए हम आपको बोले कि बाबू तुमने खाना खाया, अगर आप चुप रह गए तो इसका मतलब ये हो गया या तो आप खाए होंगे या नहीं खाए होंगे, यानी आपने कुछ जवाब ही नहीं दिया। तो ये भी एक संचार का पार्ट है कि आपको हमसे रुचि नहीं है, हमारे पूछने से रुचि नहीं है आपको। ठीक है, तो ये भी एक पार्ट होता है संचार का ना। तो अब इसी को समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो मौन संचार वह संचार है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को ना तो बोलकर और ना ही लिखकर बल्कि ऐसे संचार व्यक्ति चुप होकर व्यक्ति व्यक्त करता है। यानी कि देखिए जब कोई व्यक्ति ना तो अपने विचारों को बोलता है ना ही किसी को लिख के बताता है बल्कि वो चुपचाप रहता है, इसी को बोलते हैं मौन संचार, इसी को बोलते हैं साइलेंस कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, जब आप बोलते ही नहीं है कुछ, आपसे कुछ पूछा जाए और ना ही आप बोले ना ही लिखे, कुछ नहीं जवाब दें, तो इसको बोलेंगे क्या, मौन संचार। ठीक है, साइलेंस कम्युनिकेशन। ठीक, तो इतना समझ गए होंगे। अब चलिए अगला टॉपिक इसमें समझिए। मौन संचार 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है नकारात्मक और एक होता है सकारात्मक संचार। नकारात्मक का मतलब होता है निगेटिव कम्युनिकेशन और एक होता है पॉजिटिव कम्युनिकेशन। तो देखिए मौन संचार को 2 तरह से आप ले सकते हैं। पहले आप समझिए, आपको समझाते हैं, आप एकदम इत्मीनान से समझिए बातों को। जैसे मान लो बच्चे आप अपने घर में रह रहे हैं, ठीक है, आपसे आपके मम्मी पापा कोई भी सवाल करते हैं और आप उसका जवाब दे देते हैं। ठीक, मतलब मान लीजिए आपको पूछा जाए तुमने खाना खाया तो आप जवाब दिए, तो ये हो गया पॉजिटिव कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें आपने जवाब दिया, ये मौन संचार के अंतर्गत नहीं आएगा। मौन संचार, मौन कहाँ रहना चाहिए, जहां जरूरत है, जहां जरूरत ही नहीं है वहां मौन रहना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए, वहां बोलना चाहिए, अपने हक की लड़ाई करनी चाहिए, लड़नी चाहिए, बोलनी चाहिए। ठीक है, तो मौन संचार 2 तरह का होता है, जहां आप
फजूल का चुप हैं तो वो निगेटिव हो गया, और जहां आप जरूरत से चुप हैं तो वो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, चलिए, तो कभी कभी मौन संचार की आवश्यकता होती है, यानी हर जगह नहीं, कभी कभी जरूरत होता है कि आप चुप रहे। ठीक है, जैसे बहुत बड़े बड़े लोग बातचीत कर रहे हैं आपस में, तो आपको नहीं बोलना चाहिए बीच में, ये अच्छी बात है। लेकिन आप अगर बीच में झूठ मूठ में टांग अड़ाइएगा तो ये अच्छा बात नहीं है। ठीक है, मौन संचार के माध्यम से ही आप अपने जॉब्स को तथा खुद को विकट परिस्थिति में सुरक्षित रख सकते हैं। यानी आप अगर कहीं पे जॉब कर रहे हैं और या आपके सामने कोई भी विकट समस्या आ गई और उस समय आपको लगता है कि आपके साथ कोई नहीं है, आपको बहुत दिक्कत हो रहा है, तो आप चुप हो जाइए, चुपचाप अपने दिमाग में सोचिए, विचार कीजिए, और जो आपका दिमाग कर रहा है, जो आपका मन कर रहा है, उस तरह काम कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जरूरी होता है, इसलिए यह संचार को आवश्यक समझा जाता है, यानी इस संचार को भी आवश्यक माना जाता है। किसको? मौन संचार को क्यों आवश्यक माना जाता है? जहां जरूरत है वहां बोलिए, जहां जरूरत नहीं है वहां नहीं बोलिए, तब इसीलिए इसको एक इंपॉर्टेंट रोल में अदा किया जाता है या इसको इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो मौन संचार क्या हो गया? जिसमें आपको चुप रहना है। ठीक, ये कंप्लीट हो गया। संचार दो तरह के होते हैं, एक मौन संचार क्या होता है, निगेटिव, एक पॉजिटिव मौन संचार। तो निगेटिव क्या होता है? जब आप हर जगह चुप है तो ये आपके अंदर निगेटिव बात है, ये अच्छी बात नहीं है। आपसे अगर हम पूछे कि तुमने खाना खाया, तब भी आप जवाब नहीं दे रहे, आपको हम पूछे कि तुमने पढ़ाई किया, आप तब भी जवाब नहीं दे रहे, तो ये निगेटिव मौन संचार हुआ। और अगर आपको हम बोले कि पॉजिटिव मौन संचार क्या है, तो पॉजिटिव का मतलब हो गया कि मान लीजिए कि आपके दादा ताऊ, आपके मम्मी पापा सब आपस में बातचीत कर रहे हैं और आप बहुत छोटे हैं, आपको वहां पे कोई भी जवाब नहीं देना चाहिए, वहां कोई सवाल जवाब नहीं करना चाहिए, वहां चुपचाप आपको सुनना चाहिए, वहां चुप रहना चाहिए। ये होता है पॉजिटिव, यानी बड़ों के सामने आपको ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, ये पॉजिटिव माना जाता है। आपको कहीं पे जॉब आपका खतरे में है तो वहां आपको नहीं कुछ बोलना चाहिए ज्यादा नरगल बात, तो वो पॉजिटिव माना जाएगा। लेकिन अगर आपका जॉब भी खतरे में है, आपका करियर भी दांव पे है, और तब भी आप बड़बड़ा रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तो ये अच्छा बात नहीं होता, ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो मौन संचार के दोनों प्रकार आपको बता दिए। अब चलिए अगले टॉपिक को समझिए। अगला है अंतर सांस्कृतिक संचार या संप्रेषण। ये क्या होता है? अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण क्या है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जब आप देखिएगा अलग अलग संस्कृति, अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग आपस में बातचीत करते हैं, इसी को बोलते हैं अंतर सांस्कृतिक संचार। जैसे आप बोलिएगा गुरुजी हम नहीं समझे, एकदम हमको नहीं समझ में आया, आप फिर से समझाइए। तो बताते हैं आपको, जैसे मान लीजिए कोई आपके मुस्लिम दोस्त होंगे, आप हिंदू हैं, कोई ईसाई धर्म के लोग होंगे, कोई सिख धर्म के लोग होंगे, सबका अपना अपना संस्कृति, अपना धर्म है, अपना रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा, खान पान सबका अलग अलग है। अगर सब कोई आपस में बात करे, आपस में बातचीत करे, हम लोग भी करते हैं, जैसे हम किसी मुस्लिम भाई से बात करते हैं, कोई सिख भाई से बात करते हैं या ईसाई भाई से बात करते हैं, सबसे अच्छे से बात करते हैं, क्योंकि हमारा ये नेचर ही है। हम हिंदुस्तान के लोग ऐसे होते हैं ना, जो हम लोग सबको अपना समझते हैं, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, कोई मतलब नहीं है हमको। हमको ये समझ में आता है कि हम अगर इंसान है तो इंसान की कद्र करनी चाहिए, हम सबके अंदर ये होना चाहिए, और हम लोग के अंदर है भी। हिंदुस्तान वाले से दुनिया सीखता है, हिंदुस्तान किसको नहीं सिखाया है, सबको सिखाया है कि नहीं। तो हम लोग तो वही कल्चर से आने वाले लोग हैं। तो देखिए हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम कितने लोग रह रहे हैं, लेकिन हम लोग सब मिलजुल कर तो रह रहे हैं। तो यही है अंतर सांस्कृतिक संचार। जब अलग अलग संस्कृति के लोग, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे के धर्म, उनकी मतलब एक तरह से कई आस्था का सम्मान करते हैं ना, इसी को अंतर सांस्कृतिक संचार कहा जाता है। ठीक है, तो इसको समझिए, अंतर सांस्कृतिक संचार में विभिन्न संस्कृति के लोग जो है ना आपस में बातचीत करते हैं। ठीक है, अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण में विभिन्न धर्म, समाज, जाति, शैक्षिक पृष्ठभूमि के लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं या बातचीत करते हैं या संप्रेषण करते हैं, इसी को बुलाया जाता है अंतर सांस्कृतिक संचार। जिसमें क्या होता है कि अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग वर्ग के लोग सब आपस में अपने से बातचीत करते हैं। अगर आप खुद सोचिए, आप मान लो कि हिंदू हो, ठीक है, आपको जब जरूरत लगता है, या आपके जो शिक्षक होंगे अगर वो मुस्लिम होंगे, तो क्या आप उनसे पढ़ते नहीं है? बिल्कुल पढ़ते होंगे, क्योंकि उनको नॉलेज है, वो आपको पढ़ा रहे हैं तो आप पढ़ते होंगे। उसी तरह कोई भी हिंदू है और मान लीजिए कोई बच्चा मुस्लिम है, वो क्या है, हिंदू टीचर से नहीं पढ़ता है? बिल्कुल पढ़ता है। तो यानी कि हमारे देश की एक प्रथा रही है कि हम लोग सबको सम्मान देते हैं, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छे से बातचीत करते हैं, और यही आपके अंदर भी होना चाहिए। एक बच्चे होने के नाते आपके अंदर ये भाव होना चाहिए कि हमें जाति पाति या धर्म को लेकर नहीं लड़ना चाहिए, हमें अपने हक की बात करनी चाहिए और सबों के साथ रहना चाहिए मिलजुल कर। ठीक है,
यही हमारा संविधान भी सिखाता है और यही हम लोग को करना भी चाहिए। तो यही होता है अंतर सांस्कृतिक संचार, जिसमें अलग अलग कैटेगरी के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग वर्ग के लोग आपस में बातचीत करते रहते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं। ठीक है, अगला समझिए, इसमें अंतर सांस्कृतिक संचार का प्रयोग मुख्य रूप से देखिएगा कंपनी में कर्मचारी द्वारा किया जाता है। इस प्रकार के संप्रेषण का महत्व क्या है, अब एक एक पॉइंट आपको बता देते हैं, उसको समझ जाइएगा। अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण विश्व के लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। जैसे मान लीजिए हम लोग हिंदुस्तान वाले हैं, हमारे यहाँ तो सब धर्म के लोग हैं, लेकिन अगर आप खुद देखिएगा, जैसे कि अदर कंट्री, बहुत से कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे एक ही धर्म के लोग ज्यादातर हैं, तो वो लोग क्या हम लोग से बात नहीं करते? बिल्कुल करते। तो यानी अंतर सांस्कृतिक संचार की वजह से लोग अदर कंट्री के लोगों से भी जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, अपनी समस्याओं का हल निकालने का प्रयास करते हैं। दूसरा, इसका उपयोग किसी कंपनी में उत्पन्न हुए विवादों के निपटारा पाने में भी किया जाता है। यानी कोई भी कंपनी है, मान लीजिए कोई भी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं या कोई काम कर रहा है, तो उसमें अगर कोई तरह का दिक्कत आ गया, परेशानी आ गया, तो उसको भी खत्म कैसे किया जाएगा? अंतर सांस्कृतिक संचार के माध्यम से। ठीक है, एक कंपनी के मैनेजर को यदि दूसरे संस्कृति की जानकारी हो, तब वह अपने कंपनी के सभी कर्मचारियों की बातों को सुनकर उनकी समस्याओं का निदान कर सकता है। मान लीजिए कि आप बिहार में हैं, ठीक है, और बिहार में हम भी हैं। मान लो कि एक जगह बिहार है, बिहार में हम दोनों हैं, ठीक, और आप हमारे अंदर काम कर रहे हैं, आपको हमने जॉब पे रखा, आप जॉब कर रहे हैं, और आपकी संस्कृति, आपके धर्म, आपकी भाषा, आपकी जो भी चीजें हैं, रहन सहन, इसका अगर हमको कोई नॉलेज ना हो, तो क्या हम आपके प्रति सिंपैथी रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि एक व्यक्ति को दूसरी संस्कृति, दूसरे धर्म, दूसरी भाषा के प्रति सम्मान के साथ व्यक्त होना चाहिए या सामने आना चाहिए, उनके संस्कृति धर्म का सम्मान करना चाहिए, तभी कोई भी संस्कृति आगे बढ़ता है और कोई भी इंसान अपने जीवन में आगे बढ़ पाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगला है, इस प्रकार के संचार में कर्मचारियों के बीच जुड़ाव बढ़ता है। अगर देखिए अंतर सांस्कृतिक संचार आपके कंपनी में होता है, तो इससे कर्मचारी एक दूसरे के निकट आते हैं, एक दूसरे से बातचीत करने में वो हिचकिचाते नहीं है, बल्कि अच्छे से बातचीत करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट इसी में आप देखिएगा बच्चों, वो अगला पॉइंट तो यहीं पे महत्व इसका खत्म हो गया। तो ये अंतर सांस्कृतिक संचार आपको बता दिए। जो अगला चीज हम आपको बताने वाले हैं वो है क्रॉस कल्चर संचार। ठीक है, अब ये क्या है, इसको आप समझाते हैं। ये बेसिक रूप से क्रॉस कल्चर संचार भी आप देखिएगा अंतर सांस्कृतिक संचार से ही मिलता जुलता है। ठीक है, ये कुछ अलग नहीं है, लेकिन इस टर्म को याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव 3-4 क्वेश्चन बना हुआ था पिछले साल, इसीलिए इस टर्म को हम लेके आए हुए। देखिए, हमारा पढ़ाने का मकसद ये नहीं है कि खाली आपको मतलब कुछ से कुछ इधर उधर का पढ़ा दे, नहीं। हमारा पढ़ाने का मकसद ये है, जो पिछले वीडियो को देखते हैं हमारे, जो भी आप भी बच्चे हैं, आप हमारे अगर चैनल पे नए हैं, तो आप पिछले वीडियो को जरूर देखिए। उससे आपको यह अनुभव होगा कि एक वीडियो दूसरे से रिलेटेड है, और हमारे कोई भी क्लास में ना कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में हम जरूर पढ़ा देते हैं, ताकि वहां से सवाल जब बनता है एग्जाम में ना, तो आप बना पाइए, आप छोड़ के नहीं आइए। जैसे क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन से भी सवाल बन गया था, वो हिंदी में नहीं पूछा, बोला कि क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके बारे में बताइए। या आपसे पूछ देगा क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन के निम्नलिखित उदाहरण है, ऐसे आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो जो भी सवाल बना था इसी के अंदर से बना था, उसको आप समझा देते हैं। देखिए, क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन जो होता है ना बच्चों, या संचार जो होता है ना, क्रॉस कल्चर संचार, ये 2 तरह से होता है। ये लिखित भी होगा, मौखिक भी होगा, शाब्दिक भी होगा और अशाब्दिक भी होगा, सब तरह से ये हो सकता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन में उनमें शब्दों, आई कॉन्टेक्ट, शारीरिक हाव भाव का भी प्रयोग होता है। ठीक है, अब इसको समझिएगा, जो विभिन्न संस्कृति के लोग और उम्र, कार्यशैली, लिंग के लोग जब आपस में बातचीत करते हैं, इसी को बोलते हैं क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन। अब बोलिए गुरुजी ना समझे, फिर से समझा देते हैं, क्या दिक्कत है। तो देखिए, क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन वो होता है ना बच्चों, जिसमें विभिन्न संस्कृति के लोग आपस में बातचीत जो करते हैं, जो आपको पहले बताया वही होता है यह भी। ठीक है, लेकिन इसमें अलग अलग उम्र के लोग भी बात करेंगे, यानी कोई बूढ़ा है, कोई कम उम्र का बच्चा है, कोई नौजवान है, सब कोई बातचीत आपस में करता है, तो इसको भी क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ से सवाल बनेगा तो छोड़िएगा नहीं, यहाँ से इसी के अंदर सवाल रहेगा, लेकिन आपको इसके टाइप्स को समझ के जाना है कि क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन बोले, अंतर सांस्कृतिक संचार बोले, तो इसको समझना यही है कि दोनों एक जैसा ही चीज है, और दोनों को एकदम ध्यान में रखकर अपने सवाल का सही उत्तर करके आना है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक अब समझते हैं हम लोग, संचार में आने वाली बाधाएं। इसको बोलते हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कोई भी कम्युनिकेशन है उसमें बैरियर्स कौन कौन से आते हैं, यानी कौन कौन सी रुकावट आती है। अब पहले समझिए बैरियर्स क्या होता है। मान लीजिए आपका नाम है चुन्नू, आपके दोस्त का नाम है मुन्नू, ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं,
ठीक है, चुन्नू मुन्नू दोनों दोस्त है, दोनों आपस में बात कर रहा है, और मान लीजिए उसी बीच में जोर जोर से डीजे बजने लगे, तो क्या आप अपने बातचीत को आगे कंटिन्यू रख पाइएगा? नहीं रख पाइएगा। ऑब्वियस सी बात है, बहुत आवाज रहेगा तो आप बात कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। तो आप बोलिएगा गुरुजी हम लोग बात ही नहीं कर पाएंगे, अपने बातों को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तब होगा क्या बच्चों? अब यहां से समझिए चीज को, जब चुन्नू मुन्नू आपस में बात नहीं करेगा तो वो संचार वहीं खत्म हो गया, यानी आपका बातचीत वहीं खत्म हो जाएगा। आप अपने घर, मुन्नू अपने घर, चुन्नू अपने घर चल जाएगा। ठीक है, बात तो वहीं खत्म हो गया। यानी अब आप समझिए कि जब भी कोई संचार में रुकावट या बाधा आती है ना, उसी को बोलते हैं बैरियर्स, यानी संचार का बैरियर वो कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, कोई भी चीज में आप रुकावट देखते हैं तो उसको बैरियर से बोलते हैं। जैसे मान लो कि आप रेलवे ट्रैक के पास से कभी गुजरे होंगे, वहां पे देखिएगा फाटक लगा रहता है। ये मान लो रेलवे ट्रैक है और इधर से भी रोड है, इधर से भी रोड है, ठीक है, और इधर से गाड़ी वाला जाता है, ठीक है, हर बार। लेकिन देखिएगा यहाँ पे फाटक लगा रहता है। रेलवे ट्रैक में एगो रहता है जो कि फाटक को गिराता और उठाता है। जब रेलवे गाड़ी आती है तो इसको गिरा दी, मतलब इधर से देखिएगा फाटक को गिरा दिया जाता है ताकि इधर और इधर वाले लोग रुक जाए, सड़क पे ही रुक जाए। और दूसरा देखिएगा, जब गाड़ी चल जाती है तो ये रेलवे फाटक को उठा दिया जाता है और उसके बाद लोग इधर उधर आवागमन करते हैं। तो ये क्या होता है कि लोगों के बैरियर का मतलब होता है कि रुकावट करना, लोगों के काम में रुकावट करना, यातायात में रुकावट करना, उनकी बातचीत में रुकावट करना, यही होता है बैरियर का मतलब। तो अब देखिए, संचार में कोई बैरियर आएगा तो क्या होगा? कोई भी व्यक्ति बातचीत कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ऑब्वियस सी बात है, उसका बात आगे नहीं बढ़ेगा या बातचीत वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो देखिए, संचार प्रक्रिया में बाधा या रुकावट एक प्रकार का अवरोध होता है। यानी कि देखिए, संचार में अगर कहीं पे भी रुकावट आ जाए, बाधा आ जाए, तो वो अवरोध कहलाता है। ठीक है, जो संदेश के प्रभाव को छीन या कमजोर कर देता है। यानी कोई भी संदेश है, कोई भी मैसेज है ना, उसको एकदम बंद, खत्म कर देता है। अगर मान लीजिए कोई भी संचार में अगर बैरियर आ गया ना, तो वो आपका जो बातचीत हो रहा है ना, वो रुक जाएगा, आप कर ही नहीं पाइएगा। इस बाधा के कारण भेजा गया संदेश या तो गलत हो जाएगा या अपूर्ण रूप से ग्रहण किया जाता है। ठीक है, संचार में आने वाली बाधाओं के कारण कभी कभी संप्रेषण संबंध भी टूट जाता है। यानी कि जो आपका कम्युनिकेशन रिलेशन है ना, वो अभी टूट जाएगा। मान लीजिए, आपको अभी तुरंत हम बताए चुन्नू मुन्नू के बारे में, कि मान लीजिए वो चुन्नू मुन्नू बात कर रहा था और वही आप मान लीजिए कि आपके घर के बगल में कहीं पे स्पीकर जोर जोर से बजने लगे, तो वो बातचीत नहीं कर पाएगा। वो अगले दिन बात करेगा या फोन पे बात करेगा, कहीं नुका चुका छुपा के बात करेगा ताकि उसको आवाज बाहर का नहीं पहुंचे, तब ना बात करेगा। यानी इसका मतलब सीधा है, बैरियर का मतलब ये हुआ कि संचार प्रोसेस को ये तोड़ देता है। ठीक है, तो इतना तो समझ गए होंगे, इतना चीज हम आपको बता दिए तो अब समझ में आ जाना चाहिए। अब चलिए, इसमें आने वाले कौन कौन बैरियर है, संचार में आने वाले प्रमुख बाधा कौन कौन है, अब एक एक करके उस बाधा को हम बता देते हैं आपको। तो देखिए, भाषाई संबंधित बाधाएं, यानी भाषा से रिलेटेड बाधा। तो देखिए, संचार के लिए भाषा अनिवार्य माध्यम है या होता है। यदि भाषा का प्रयोग ध्यान पूर्वक नहीं किया जाए ना, तो वह संचार को अवरोध कर सकता है, यानी संचार को बाधित कर सकता है। यानी देखिए, कोई भी व्यक्ति अपने दोस्त, महीन, यार सबसे बातचीत जब करता है ना, तो वो भाषा का यूज करता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति भाषा का यूज करे और वो बातचीत जब कर रहा हो और वो बातचीत अच्छे से नहीं कर पाए, सफल ना हो पाए बातचीत करने में, तो ये अवरोध का काम करता है। कौन? भाषा संबंधित बाधा। मान लीजिए कि हम आपको समझाते, सीधा आपको समझिए, आप हैं और हम हैं, हम आपको अभी उर्दू में पढ़ाना शुरू करें, आप समझ पाइएगा? जिसको उर्दू आता होगा वही समझ पाइएगा, नहीं तो नहीं समझ पाइएगा। यानी देखिए, जरूरी है क्या, जब आप किसी से बातचीत करें तो जो आपकी भाषा है वही भाषा सामने वाले को भी समझ में आना चाहिए। जैसे हम हिंदी में बोल रहे हैं, आप भी हिंदी में बोलते हैं, आप भी हिंदी भाषा को समझते हैं, तभी तो आप हमारी बातों को समझ रहे हैं। अगर उर्दू में हम बोलते और आप उर्दू नहीं समझते तो क्या समझ पाते? नहीं। तो ये हो गया भाषा से संबंधित बाधा। यानी आप किसी से बातचीत करें तो उसी भाषा में बात करिए जिस भाषा में आप समझ रहे हो और सामने वाला भी समझ सके। ठीक है, नहीं तो वो बैरियर का काम करेगा। समाज में अनेक प्रकार की भाषाओं का प्रचलन है। यह जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति को सभी भाषा का ज्ञान हो। यानी एक व्यक्ति सब भाषा जानता है क्या? कभी नहीं जानता है। ठीक है, इसीलिए सबके पास लिमिटेड नॉलेज है, सबके पास लिमिटेड नॉलेज के साथ साथ लिमिटेड ज्ञान है किसी भी भाषा का। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी व्यक्ति बातचीत करे तो उसी भाषा का यूज करे जो दूसरे को भी पता हो। ठीक है, अन्यथा वो भाषा का यूज नहीं करेगा तो वो भाषा संबंधित बाधा बन जाएगा। जैसे आपके सामने उर्दू में हम कुछ बोलेंगे तो आप कुछ नहीं समझ पाइएगा, तो यही हुआ कि हमारा जो कम्युनिकेशन गैप है वो बढ़ जाएगा, यानी कम्युनिकेशन हमारा सफल नहीं हो पाएगा। ठीक है, दूसरा जो बाधा है, अब उसको भी देख लीजिए लगे हाथ। दूसरा क्या है? सांस्कृतिक विभिन्नताएं।
हमारे देश में अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत तरह के लोग रह रहे हैं, पर्शियन लोग रह रहे हैं। सबकी भाषा अलग अलग है, सबकी संस्कृति अलग अलग है, सबका रहन सहन अलग अलग है। अगर एक दूसरे के संस्कृति का सम्मान अगर हम लोग ना करें, अगर हिंदू मुस्लिम का सम्मान नहीं करेगा, अगर कोई मुस्लिम हिंदू का सम्मान नहीं करे, कोई सिख हिंदू का सम्मान नहीं करे, कोई ईसाई हिंदू का सम्मान नहीं करे, या कोई हिंदू सिख ईसाई का सम्मान नहीं करे, तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा। इसीलिए बहुत जरूरी है सभी की संस्कृति का सम्मान हो। लेकिन ऐसा अगर नहीं होता है तब वो हमारे लिए एक तरह से बैरियर बन जाता है। तो देखिए, प्रभावित संचार के लिए आवश्यक है कि हम विभिन्न संस्कृतियों के मूल्यों और आकांक्षाओं का सम्मान करें। ठीक है, जब ऐसा नहीं होता है तो संचार में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, यानी सांस्कृतिक भिन्नता भी हमारे संचार को बाधित कर सकती है या इफेक्टिव कर सकती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो है इसी में, अब उसको देखिए, भावनात्मक बाधाएं, यानी आपका इमोशनल जो बैरियर्स है वो क्या होता है। तो देखिए, इसमें क्या होता है, भावना का मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति का दृष्टिकोण, नजरिया, ये सब में कमी आ जाना, ये भावनात्मक बाधा कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप हमारे क्लास में पढ़ रहे हो, जरूरी नहीं है कि आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आप हमसे खुश होंगे, नहीं होंगे। हो सकता है आपकी विचारधारा अलग हो, हमारा विचार अलग हो, हमारा पढ़ाने का स्टाइल अलग हो और आपके पढ़ने का स्टाइल अलग हो, दोनों का अलग हो सकता है। चूंकि दो व्यक्ति हैं तो दोनों का सब चीज अलग हो सकता है। जैसे आप खुद सोचिए ना, आपके मम्मी पापा का सोचने का तरीका थोड़ा ऑड होगा और आपके सोचने का तरीका थोड़ा न्यू होगा। तो ऐसे में क्या होता है, कभी कभी आप देखिएगा जनरेशन गैप भी हमारे बीच में बैरियर्स का काम कर देता है। यानी आपके मम्मी पापा बहुत उम्र के हैं, उनका अलग विचारधारा है, आपका अलग विचारधारा, और ऐसे में क्या होता है कि आप लोग कभी ना कभी देखिएगा आपको लगेगा कि मम्मी पापा मेरे बातों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो ये दिक्कत होती है, हर परिवार में होता है, हर लोग के साथ होता है। ठीक है, तो ये जो भावनात्मक बाधा है ना, इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है ना, किसी भी विचार या भावना पर ही अडिग रहता है, वो दूसरे विचार भावना को उतना सम्मान नहीं देता है, तो ये भावनात्मक बाधा कहलाता है। ठीक है, तो देखिए, अब इसमें बताते हैं, कभी भी कोई भी संचार के दोनों पक्ष में, अर्थात प्रेषक और प्राप्तकर्ता की मानसिक दशा पर निर्भर करता है कि संचार प्रक्रिया में भावनात्मक भावनाओं का एक संचार प्रक्रिया पर आधिपत्य होता है। ठीक है, यानी आपको हम सीधा समझा दें, ये जो पूरा लिखा हुआ है इसमें कहा गया है कि कोई मान लीजिए संचार भेजने वाला है और कोई रिसीव करने वाला है, अगर दोनों की भावनाएं, दोनों का सोचने समझने का तरीका अलग अलग है तो वो संचार को इफेक्टिव कर देगा, यानी संचार में बैरियर का काम कर सकता है। अगर आपने बोला कि तुमने खाना खाया और आपका जो दोस्त है और वो ये बात को समझे कि ओ हम गरीब हैं इसीलिए हमको पूछ रहा है कि तुम नहीं खाया होगा, ये वो मतलब वो उल्टा मीनिंग लगा दे, तो ये अच्छा बात है? वो संचार को रोक ना देगा जी, वो कभी आपको जवाब देगा नहीं देगा, और उससे क्या होगा, आपका संचार बाधित हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी जो भी व्यक्ति बोलता है या कोई भी विचार अपना रखता है तो उसके विचारों को समझना चाहिए, उसके विचारों को तरजीह दीजिए, तब उसके बारे में कोई भी आप अनर्गल माइंड में, दिमाग में कोई भी चीज को चलाइए। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला जो बैरियर्स है उसको भी देखिए। अब तो भौतिक बाधा है। भौतिक बाधा क्या है, अगर मान लीजिए हम आपको इसको फिजिकल बैरियर्स बोलते हैं, इसको आप समझिएगा। मान लीजिए कि आप और हम बात कर रहे हैं और बगल में कोई व्यक्ति है जो कि डेस्क पर या फिर यूं कहें तो टेबल पे कोई कलम पटकने लगे, जोर जोर से आवाज करने लगे, तो या तो हम लोग बात नहीं कर पाइएगा या उसको धमकाइएगा उठ के कि बाबू तुम नहीं बजाओ, होगा कि नहीं? तो यही है, कभी कभी देखिएगा बहुत ज्यादा जोर जोर से स्पीकर बजने लगेगा तो व्यक्ति बात कर पाता है, एक दूसरे से नहीं कर पाता है, तो ये फिजिकल बैरियर्स में आता है। ठीक है, तो फिजिकल बैरियर्स में क्या आता है कि कोई भी अगर अगल बगल में शोरगुल हो, हल्ला गुल्ला हो, तब आप बातचीत नहीं कर सकते अच्छे से, तो ये फिजिकल बैरियर कहलाएगा। भौतिक बाधाएं अथवा तथा अवरोध दोषपूर्ण भौतिक अवस्थाओं के कारण उत्पन्न होता है। यह अवरोध कई प्रकार का होता है, जैसे किसी कार्यालय में टाइप मशीन, जो टाइप मशीन होता है ना, उसका आवाज निकलता है, आप देखिएगा खट 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 आवाज करते रहता है, इससे भी आपको इरिटेट लगेगा, तो ये भी आपका बैरियर का काम करता है। हाथ में अगर पेन है आपका और बार बार उसको अगर मान लीजिए टेबल पर आप पटक रहे हैं, तो ये भी आपका बैरियर का काम करेगा। यह सभी संचार माध्यम को प्रभावित भी करता है, यानी कि अगर मान लीजिए कोई बाधा है तो आपके संचार को भी वो इफेक्टिव बना देगा। ठीक है, अगला है व्यक्तिगत बाधाएं। देखिए, सभी व्यक्ति की अलग अलग अपनी पर्सनालिटी है, अपना अपना सोच है, सबका अलग अलग होता है। अगर व्यक्तिगत बाधाएं किसी भी व्यक्ति के अंदर है, कोई भी तरह का दिक्कत है उसको पर्सनली, तो वो भी आपके संचार को प्रभावित कर सकता है। जैसे मान लीजिए आपको बता दें, अगर किसी का मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो वो किसी से बात नहीं करना चाहता है, वो चिढ़ता है बात करने से, तो इससे मान लीजिए आपको हमसे बात करना है और हमारा स्वास्थ्य ही बढ़िया नहीं है, तो आप हमसे कितनों कोशिश कर लीजिएगा बात करने का, हम आपसे बात करेंगे नहीं करेंगे। हम चूंकि स्वस्थ नहीं है
तो आपसे बात करने के लायक रहेंगे नहीं, तो हम आपसे बात करना पसंद भी नहीं करेंगे। जब हम स्वस्थ होंगे तभी तो आपसे बात कर पाएंगे। तो ये हर एक व्यक्ति के साथ होता है कि जब जब आपका तबीयत खराब होता होगा तो आपको बात करने में थोड़ा दिक्कत होता होगा, आप बात करना नहीं चाहते होंगे, किसी से ज्यादा बोलना नहीं चाहते होंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे संचार माध्यम को प्रभावित करता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला जो इसके अंतर्गत आता है कि अब देखिए, जितनी आपको बाधाएं बताए संचार की, अब उसका निवारण भी होना चाहिए ना। यानी मान लीजिए कि ये सब बाधाएं, ये सब दिक्कत है जो हमारे संचार को प्रभावित करती है, लेकिन इसको कम कैसे किया जा सकता है, इसको कम करने का कोई तरीका तो होगा। अब उस तरीके के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहला, संचार में आने वाली बाधाओं का जो निराकरण है कैसे किया जा सकता है। अब इसमें देखिए, संदेश का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। यानी आप जो भी चीजें बातचीत कर रहे हैं या बोल रहे हैं वो एकदम क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई लाम खाम नहीं होना चाहिए, तोड़ मटोड़ नहीं होना चाहिए, वो क्लियर कट होना चाहिए, ठीक है। जो आपका उद्देश्य है बातचीत करने का वो एकदम स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। दूसरा, सरल तथा स्पष्ट भाषा का प्रयोग करिए। यानी जिस भाषा का यूज आप करते हैं और आपका दोस्त करता है उसी भाषा में बात कीजिए, तब समझ में आएगा। अगर आपका दोस्त हिंदी बोलता है और आप भी हिंदी बोलते हैं और मान लीजिए आपको उर्दू आ गया और उर्दू आप बोलने लगे, तो आपका दोस्त नहीं समझ पाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको जिस भाषा का नॉलेज है उसी भाषा का यूज कीजिए और आपके दोस्त को जो पता है उसी भाषा में बात कीजिए। अभी हम आपको बताते हैं, हम अपने गांव में जब भी जाते हैं तो अपनी दादी से हम कैसे बात करते हैं जानते हैं? खोठा में। यानी हमारे यहाँ अंगिका भाषा चलता है, छेछा वाला, तो हम लोग छेछा में बात करते हैं। अगर मान लीजिए हमारी दादी भी हिंदी समझती तो हिंदी में बात करते तो वो समझ लेती, लेकिन वो नहीं समझ पाती है, तो इस वजह से हमको छेछा में बात करना पड़ता है। या भोजपुरी में बात करते होंगे आप लोग, जो भी भोजपुरी वाले इलाके से आते होंगे। तो मतलब क्या होता है कि जो आपका नॉलेज है, आपके एरिया में बोला जाता भाषा है, जो दूसरे को समझ में आता है, उसी भाषा का यूज हमें अपने बातचीत करने में करना चाहिए, ठीक है। तीसरा, शोर को कम करना चाहिए। यानी जो नॉइस है ना, जो आवाज अगल बगल का होता है उसको कम करना चाहिए। तीसरा, अनुकूल वातावरण हो, यानी पॉजिटिव जो है ना एनवायरमेंट होना चाहिए। एनवायरमेंट पॉजिटिव नहीं होगा तो आप बातचीत कितना भी बढ़िया करना चाहिएगा नहीं कर पाइएगा। इसलिए एनवायरमेंट का अच्छा होना बहुत जरूरी है कोई भी कम्युनिकेशन को करने में, ठीक। अगला जो टॉपिक है इसी में बाबू देखिएगा, शारीरिक भाषा का प्रभावशाली प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद यानी अपने पोस्चर का, अपने शरीर का अच्छे से यूज करना चाहिए बातचीत करते समय। प्रतिपुष्टि का उचित प्रयोग करना चाहिए, यह भी ध्यान में रखिएगा। संदेश अधूरा न होकर पूर्ण रहना चाहिए जिससे प्राप्तकर्ता को रुचि बनी रहे। यानी कि जब भी आप कोई भी संदेश करें, बातचीत करें, तो वो पूरा होना चाहिए, अधूरा नहीं पूछिए। किसी से आपको पूछना है कि आपने खाना खाया और आप बोले कि आप खाना इतना ही पूछिए अगर, तो क्या वो आपको जवाब दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। यानी कोई भी बातचीत करिए तो पूरा अच्छे से क्लियर करिए, तभी ये संचार अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने 3-4 टॉपिक को, जो बढ़िया टॉपिक है जहां से सवाल हर बार आता है, उसको हमने कराया है, उसको बढ़िया से समझाने का प्रयास किया है। अगर अच्छा लगे दोस्त यार को शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और आपको भी अच्छा लगे तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि अगले जो आपके दोस्त मित्र यार हैं उनको भी इसका बेनिफिट लगे और वो भी इसका लाभ उठा सके, ठीक है। अगर आपको कोई भी तरह का बातचीत हमसे करना हो तो इंस्टाग्राम आईडी नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कीजिए और हमसे आप मैसेज करके बातचीत कर सकते हैं। अन्यथा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अभी तुरंत इसका पीडीएफ डाल देंगे, ठीक है। तो वहां से ले लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।